Hello student, myself Rishi Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in Government College. इन दिनों में हम लगातार MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जूनियर अकाउंट एग्जामिनेशन के लिए और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के एग्जामिनेशन के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेजर, कि खाता बही में कैसे MCQ आ सकते हैं और उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सर, क्वेश्चन फर्स्ट, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन विद अंकित इन मंथ ऑफ जुलाई 2021। एडवांस receive from Ankit rupees 15,000, goods sold to Ankit rupees 1 lakh, goods returned from Ankit 5,000, check received from Ankit 45,000. What will be the balance in Ankit account? वेल, ये क्वेश्चन आप चाहें तो खाता बना के कर सकते हैं और ये क्वेश्चन चाहें तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको सेकंड पॉइंट पहले बताऊं तो इसमें अपन ने अंकित को सामान बेचा 1 लाख का, 1 लाख का सामान बेचा। पहले पॉइंट में क्या लिखा है, हमें उससे एडवांस मिला तो 15 तो उसका एडवांस हमारे पास जमा है। उसके अलावा 5,000 का माल उसने लौटा दिया थर्ड पॉइंट में, वो पैसे हमारे पास जमा हो गए। और एक उसने 45,000 का हमें चेक मिला तो ये पैसे हमारे पास जमा हो गए। तो हमने जो माल बेचा उसके सामने हमारे पास 65,000 रुपये जमा हो गए, तो अब 35,000 रुपया बाकी है। ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं और चाहें तो इसमें भी फिर 2 ऑप्शन दिए, ये CR बैलेंस है या DR बैलेंस है। सर ये डेबिट बैलेंस है, हम मांगते हैं उसके ऊपर पैसे, तो इट्स अ डेबिट बैलेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर कहें वो C होगा। और वैसे जो आपसे एक्सपेक्टेशन है बीइंग अकाउंट स्टूडेंट, तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप एक अंकित का अकाउंट बना पाएंगे, समझ पाएंगे। तो 35 कैसे आया आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से बताना है, आना चाहिए। जैसे हमको अंकित से एडवांस मिला तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू एडवांस नहीं, कैश टू अंकित। तो यहाँ पे आएगा बाय कैश। एक तो आपको जब एडवांस मिला उस समय एंट्री आएगी और ये एंट्री 15,000 से आएगी, ठीक है। उसके बाद जब अपन ने सामान बेचा, माल बेचा, तो एंट्री आएगी अंकित टू सेल। तो यहाँ पे आएगा अंकित के सामने टू सेल, जहाँ हमने उसको 1 लाख का सामान बेचा। और जब अंकित ने माल लौटाया तो सेल रिटर्न टू अंकित, सेल रिटर्न टू अंकित। तो यहाँ पे आएगा बाय सेल रिटर्न। तो यहाँ पे आपके पास 5,000 का माल रिटर्न आ गया। और फिर जब आपको चेक मिला तो उसकी एंट्री होती है बैंक दिया, क्योंकि बैंक बैलेंस ऊपर आता है, बैंक टू अंकित। यहाँ पे आता है बाय बैंक। और ये आपको 45,000 चेक मिला। तो अब आप देखिए 1 लाख रुपए में से आपके सामने काफ़ी सारा पैसा जमा हो गया, करीबन 65,000 जमा हो गया। अभी भी इस खाते में 35,000 निकलता है, तो ये निकल रहा है बाय बैलेंस शीट। इसे पढ़ा जाता है DR बैलेंस और 35,000 हमारा बाकी है। तो ऑप्शन विल बी। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स मे हैव अ डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस। इनमें से कौन सा खाता DR और CR दोनों प्रकार का शेष दिखा सकता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। द पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट DR बैलेंस या CR बैलेंस दोनों दिखा सकता है। अगेन ये क्वेश्चन पार्टनरशिप में भी हो सकता है कि जब पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो अपन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अब एक मेथड होता है उसका नाम होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उससे हम बनाते हैं। तो एक तो बनती है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। सारे एडजस्टमेंट करंट में जाते हैं। कभी कभी खाते में पैसा जमा होता है, कभी कभी उनके खाते में से पैसा कट जाता है, तो उस खाते का कुछ भी हो सकता है। और यही हमारा बैंक बैलेंस के साथ भी होता है, उसका भी DR CR कुछ भी हो सकता है। बाकी परचेज का जनरली DR नेचर ही होता है और कमीशन रिसीव चूँकि इनकम है तो इसका CR नेचर ही होता है। उनकी A ऑप्शन है तो फिर नन हो नहीं सकता, A विल बी द। The process of transferring the transaction relating to changes in a particular item at one place in the form of an account is called। हिंदी में पढ़ते हैं। जनरल से खाता बही में तत्संबंधी खातों में DR तथा CR की मदों के अंतरण की प्रक्रिया कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब अगेन अ मस्ट नो क्वेश्चन, कि आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि एक होती है जनरल, जो हम शुरू में बनाते हैं वो जनरल होती है, और जनरल्स के बाद अपन लेजर बनाते हैं। खाता बही बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हम कोई खाता खोलते हैं। सपोज कीजिए रवि, हमने रवि का खाता खोला, तो अब रवि के खाते में क्या जाएगा,
रवि से संबंधित प्रविष्टियां जाएंगी। जिन भी एंट्रियों में रवि रहा है, जिन भी जनरल प्रविष्टियों में, वो रवि के खाते में जाएंगी। तो यहाँ से अपन यहाँ पे चीज़ों को पहुँचाते हैं। हिंदी में अंतरण या अंग्रेजी में कहेंगे ट्रांसफर। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सर पोस्टिंग। खतौनी, डी ऑप्शन। देखिए, आप जहाँ दर्ज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इस पोस्टिंग को, तो लेजर बोलते हैं। तो 3 शब्द हैं, एक होता है लेजर यानी पुस्तक, एक होता है अकाउंट यानी खाता, और खाते में जाके जब आप रिकॉर्ड करते हो, चीज़ों को लिखते हो डेबिट में या क्रेडिट में, तो उससे अपन बोलते हैं खतौनी। और एक और बात बता दूं, आखिर में जैसे इधर का जोड़ा आया लाइक 80,000 और मान लीजिए इधर का जोड़ा आया 60,000 और फिर अपन ये बैलेंस निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। इन्होंने ये नहीं पूछा था, इन्होंने पूछा हम जब ट्रांजैक्शन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं यार या CR में, तो उसे क्या बोलते हैं? खतौनी। है लेजर records transaction in a chronological order, analytical order, both of the above या none? Well, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में जनरल के लिए आया था। जनरल जो होती है ना, वो क्रोनोलॉजी को फॉलो करती है, मतलब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगा वैसे वैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जनरल फॉलोज क्रोनोलॉजी। और लेजर में क्या होता है, आपको एनालाइज करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी रवि अकाउंट का एग्जांपल दिया, तो इसमें रवि वाली एंट्रियाँ जाएंगी। कोई ट्रांजेक्शन हो सकता है 5 तारीख को हो, कोई ट्रांजेक्शन 15 तारीख को हो। तारीख में अगर कोई ट्रांजेक्शन 12 तारीख को हुआ, पर अगर वो रवि का ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वो रवि अकाउंट में नहीं जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि हम जब लेजर बनाते हैं तो वो बहुत ही एनालिटिकल मैनर में बनाते हैं। जो ट्रांजेक्शन जहाँ का जाना है, तो हम डे वाइज नहीं है कि हमने डे वाइज चले और सारे ट्रांजेक्शन रवि में चढ़ा दिए, ऐसे नहीं। हम एनालिटिकल ऑर्डर में, विश्लेषणात्मक या समीक्षात्मक क्रम में तो वो रिकॉर्ड करते हैं। 5वां क्वेश्चन, कैश सेल 50,000, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 130,000, बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर 5,000, डेटर एट द बिगिनिंग 10,000, टोटल सेल विल बी। वेल, इस क्वेश्चन में टोटल सेल बोला है। कि वैसे लेजर का क्वेश्चन भी हो सकता है या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। इसमें आपको एक तो अपनी कैश सेल देखनी पड़ेगी और एक आपको इसमें अपनी क्रेडिट सेल देखनी पड़ेगी। आपने जो नकद माल बेचा है वो तो बहुत क्लियर है और वो 50,000 का है, और साथ के साथ आपने क्या किया है, क्रेडिट सेल भी किया है। तो क्रेडिट सेल को पता करने के लिए आपको डेटर खाता बनाना पड़ेगा। लेजर वाला टॉपिक चल रहा है अपना। डेटर में एक तो आ जाएगा आपका स्टार्टिंग का टू बैलेंस BD। डेटर इन द बिगिनिंग 10,000 रुपये था, ये तो है पुराना डेटर। के बाद हमें 130,000 मिला है, तो जब मिला होगा तो क्या एंट्री हुई होगी, कैश टू डेटर। ओके, यहाँ पे पोस्ट होगा बाय कैश। तो डेटर से मिला है बाय कैश करके, वो है 130,000। और एक बात और है, आपका बैड डेट्स भी हुआ है। एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर, तो डेटर में पोस्ट होगा बाय बैड डेट्स। तो एक अगर कॉन्सेप्चुअली समझें तो 130,000 तो हमें मिला है, और बैड डेट्स जो हुआ है वो हुआ है करीबन आपका 5,000 रुपये। तो आपके जो CR साइड है 130,000 और 5,000, तो आपका CR साइड है 135,000। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मिसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है, वो है सेल का। क्योंकि डेटर से अगर इतना पैसा मिला है तो डेफिनेटली हमने उनको सेल की होगी, वरना इतना पैसा वो हमें क्यों देते। तो हमने करीबन 125,000 की सेल की हो। अब हमारी कैश सेल भी आ गई है और क्रेडिट सेल भी आ गई है, तो हमारी जो टोटल सेल है इस क्वेश्चन की वो 175,000 होगी। ए इसका आंसर होगा 175 विकेट। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट शोज। वेल, आप सपोज कीजिए कि किसी पर्सन का आपने अकाउंट बनाया, मान लीजिए पर्सन का नाम अंकित रख लेते हैं। आपने सपोज कीजिए अंकित अकाउंट बनाया, और इनका कहना क्या है क्वेश्चन में आगे कि क्रेडिट बैलेंस है इसका। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि इसके CR साइड में अमाउंट है, मान लीजिए 80,000 रुपया, और मान लेते हैं कि DR साइड में अमाउंट है 50,000 रुपया। तो
तो ये जो दोनों तरफ का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 30,000 रुपया। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है कि अगर किसी पर्सन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, जैसे ये क्रेडिट बैलेंस है, किसी पर्सन का अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वो क्या बताता है? तो ये बताता है अमाउंट पेबल। ये पैसा का मतलब है इतना पैसा हमें देना है। व्यक्तिगत खाते को जब आप बनाते हैं और वो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है तो मतलब वो लायबिलिटी दिखाता है। तो ऑप्शन थे कि कैश को दिखाता है, गलत। अमाउंट पेबल को दिखाता है, बिल्कुल सही। आंसर बी होगा सर। 7th, विच ऑफ दीज अकाउंट इज डेबिटेड? इनमें से कौन सा खाता डीआर किया जाता है या डीआर दिखाता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वेल, जो हमें एडवांस में इनकम मिलती है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और वो हमारे लिए चूंकि लायबिलिटी होती है तो ये सीआर बैलेंस दिखाएगी। जो बैंक लोन होता है वो भी लायबिलिटी होती है और वो सीआर बैलेंस दिखाती है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए असेट होती है तो ये डीआर दिखाती है। और वैसे होता यही कि इसको डीआर किया जाता है इसलिए डीआर दिखाती है। और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, तो हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं कि पैसा डूब जाएगा, उसके लिए जो अपन प्रोविज़न करते हैं उसमें पैसा जा सकता है, डूब सकता है, तो उसका भी जो नेचर होता है वो क्रेडिट नेचर होता है। इसने बोला था डेबिट कौन होगा, तो इसका आंसर डी रहेगा। आंसर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट किया जाता है और फिर वो डेबिट शेष आपको दिखाता है। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर इज द प्रिपरेशन ऑफ। तो देखिए, आप सबको पता ही है कि अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलता है। अकाउंटिंग साइकिल अपन जनरल से स्टार्ट करते हैं या सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करते हैं, उसके बाद अपन लेजर मेंटेन करते हैं और लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हालांकि ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ना बनाए तो भी चलेगा, पर इन प्रैक्टिस अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसके बाद अकाउंट्स फाइनल करते हैं। तो आप क्या करें, इस तरह से टाइमलाइन के मैनर में या इस सर्कुलर मैनर में जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट आप लिख लीजिए और 2-3 बार लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब जैसे इतना सा सर्किल है तो इससे कम से कम 5 MCQ, 8 MCQ बन सकते हैं कि किससे पहले क्या बनता है, किसके बाद क्या बनता है। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन था कि लेजर, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर, तो लेजर के बाद आता है आपका ट्रायल बैलेंस का टर्न, तो ए इसका आंसर रहेगा। A opened an account with 35,000 rupee on 3rd December 2021. He deposited 1,000 on 7th of December. He withdrew 2,000 on 5th of December and deposited a check of 10,000 on 20th December. What is the bank balance as on 31st December 2021? Again, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको हार्डकोर अकाउंटेंट होने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने 35,000 के साथ अकाउंट ओपन किया, ठीक है। तो 35 नहीं है, ये 5,000 है, हिंदी और इंग्लिश में मिसप्रिंट हुआ है। तो आपने 5,000 के साथ खाता खोला और आपने फिर उसमें 1,000 रुपये और जमा कराया, तो 5 के बाद आपका खाते का बैलेंस हो गया 6। फिर आपने 2,000 रुपये निकाल लिए तो आपका खाते का बैलेंस रह गया 4, और फिर आपने एक 10,000 का चेक जमा कराया तो आपके खाते का बैलेंस हो जाएगा 14,000 रुपये। बी इसका आंसर रहेगा। 5,000 से आपकी शुरुआत हुई जर्नी की, आपका एंड होगा 14,000 पे। और फिर भी अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं या अकाउंटिंग में समझते हैं तो फिर आपको इसकी एंट्रीज बनानी आनी चाहिए। वेल, सबसे पहले जब आपने खाता खोला तो एंट्री लगी होगी बैंक टू कैश, एंट्री बनी होगी बैंक टू कैश, और ये एंट्री आपकी 5,000 रुपये से रही होगी। के बाद आपने 1,000 रुपये जमा कराया तो वापस से यही एंट्री बनी होगी बैंक टू कैश, और अब के बाद आपने 1,000 रुपये जमा कराया। नेक्स्ट पे जब आपने 2,000 निकाला तो उसकी एंट्री बनी होगी कैश डीआर टू बैंक। आपका इस तरफ रिकॉर्डिंग हुआ होगा, आपने जो सीआर की तरफ निकाला है वो 2,000 रुपये निकाला है, और फिर हमें किसी पार्टी से चेक मिला होगा, वो पार्टी का चेक हमने जमा कराया होगा, एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डीआर टू दैट पार्टी, बैंक अकाउंट डीआर टू पार्टी का नाम, और ये चेक था लाइक 10,000 का। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हुई, हमारे खाते में जो हमने जमा कराया वो है 16, निकाले हैं 2,000 और बैलेंस रहा 14।
14% will be bank balance. Which of the following account is known as principal book of account? इस बुक को प्रिंसिपल बुक माना जाता है। तो जो लेजर होती है सर, उससे प्रिंसिपल बुक माना जाता है। जो जनरल होती है वो प्राइमरी बुक होती है, या जनरल को अपन बोलते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। तो ये तो मैंने बात बताई जनरल की, लेकिन जो प्रिंसिपल या मेजर बुक होती है, मुख्य पुस्तक, वो होती है लेजर यानी खाता बही, से अपन प्रधान पुस्तक या प्रधान बही कहते हैं। तो सर अगर आप आने वाले जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एक फुल कोर्स डिज़ाइन किया है। उसमें हमने पूरे सिलेबस को 60 टॉपिक्स में बांटा है। जो कॉमर्स वाला पार्ट है, जो 6 सब्जेक्ट्स में है, तो टोटली हमने उनको 60 टॉपिक्स में बांटा है। और उस कोर्स में हम आपको क्या देंगे? उस कोर्स में हम आपको देंगे सर 300 MCQ वीडियोज़। अब जैसे 100 MCQ वीडियोज़ तो फुल्ली अवेलेबल हैं फॉर ऑल ऑन यूट्यूब, ठीक है। इसके अलावा 200 MCQ वीडियोज़ अपन और करेंगे, जिसके अंदर और बेटर अप्रोच से अपन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे और कैसे सीधा हिट करना है सही आंसर को, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा देखिए सर, अगर एक टॉपिक है तो इस टॉपिक को समझने के लिए 4-5 क्लासेस तो बनती है। उस चैप्टर का थीम समझने के लिए आपको 4-5 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे। तो करीबन हमने 300 उसके थ्योरी वीडियोस शूट किए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकली क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ताकि आपकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मोस्टली हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन आए, लेकिन जो डोंट नो कि थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएं, तो उसके भी हमने 200 वीडियो शूट किए हैं, ठीक है सर। इसके अलावा मेन फीचर जो है हमारे कोर्स का, उसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी। डेली हम सर जूम पे लाइव क्लासेस लेंगे और ये क्लासेस ऑलमोस्ट 40 मिनट लेंथ की होंगी और ये एग्ज़ाम तक चलेंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक अपन डेली पढ़ाई करेंगे, तो आप एक टच में बने रहेंगे और आपको डाउट्स वगैरह आराम से पूछ पाएंगे। इसके बाद मैं अगर आपको कहूँ कि इसके अलावा कह सकते हैं कि आप 1 महीने तक के फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं इतना सब डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, या इतनी डेली क्लासेस होगी या नहीं। तो आप 1 महीने तक फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपको टीचिंग स्टाइल से आप अवेयर हो जाएं कि किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। डुअल लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, ठीक है सर। डुअल लैंग्वेज में यानी सिंपली जैसे मैं अभी आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ताकि अगर आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, इवन आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जूनियर अकाउंटेंट में सारी स्ट्रीम्स को अलाउ किया था। तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं तो शायद मोस्ट सूटेबल रहूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ीरो से पढ़ाने की आदत है। तो स्क्रैच से ही पढ़ाई करेंगे अपन। डेली लाइव क्लासेस होंगी, और एक अगर आप इन केस क्लास मिस कर देते हैं किसी दिन, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। 15 फरवरी से हम अपना डेली बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और एक और फीचर है सर, वैसे तो फीस बहुत ही कम है, ठीक है, जस्ट 2499 है, ठीक है ना, इतनी ही फीस है। फिर भी अगर आप चाहें तो ये फीस भी आप 6 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं सर, ठीक है, नो इशू। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि नहीं, हमने पैसे दे दिए, फिर पता नहीं इतना सब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप अच्छा आगे जाके पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, तो आप सिंपली 1 महीने का इंस्टॉलमेंट दे दो। उसके बाद अगर आपको अच्छे लगे, वो भी ट्रायल क्लासेस के बाद, फिर आपको अच्छा लगे तो आप आगे देते रहना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, ठीक है। और एक लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा डाउट क्लियरेंस। हम एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगे, उनको मैं और आपके साथ ही आंसर करेंगे, तो अपना रेगुलर चीज़ें टच में रहेंगी, ठीक है सर। चलिए, और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड हम कराएंगे, जिसमें करीबन 10,000 MCQs होंगे। क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आप एग्ज़ाम देंगे, दैट इज़ वेरी श्योर। और इसके अलावा एग्ज़ाम जैसे ही लगभग अनाउंस हो जाएंगे, तो उससे पहले एक फाइनल प्रैक्टिस के लिए हम आपको 50 सैम्पल पेपर्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? इसके लिए आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके हमने कोर्स बना रखा है, आप उसको जाइए, जाके देखिए। और अपनी डेली क्लासेस को लेने के लिए और ट्रायल क्लासेस को लेने के लिए आपके नंबर जो आ रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सर, अभी क्वेश्चन बचे हैं, उनको करेंगे। क्वेश्चन 11, What will be the total purchase of the year 2021 for Abhishek, a sole trader, if they provided following information? तो कुछ सूचनाएं हैं और आपको टोटल परचेज पता करना है।
आपको कैश परचेज तो दे रखा है, तो चलिए आधा काम तो आसान हो गया, क्योंकि जो टोटल परचेज होता है के लिए आपको कैश कितना खरीदा और क्रेडिट पे कितना खरीदा इसकी ज़रूरत रहेगी। यू नीड कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। अब 80,000 का सामान तो आपने कैश पे खरीदा है और बाकी रह गया क्रेडिट। तो क्रेडिट परचेज के लिए आपको बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स का खाता। ये खाते से आप आराम से क्रेडिट परचेज पता कर सकते हैं। चलिए पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं। पहले ट्रांजेक्शन लिखा है कैश पेमेंट। अब हमने कैश पेमेंट किया तो हमारा कैश गया। अगर आप पैसा देंगे उनको, आपका कैश जाएगा, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर टू कैश। क्रेडिटर कैश एंट्री मैंने पोस्ट कर दी। उसके बाद बीपी इशू, आप बिल पेबल इशू करेंगे तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर टू बीपी। क्रेडिटर बीपी, ये एंट्री होगी बीपी। और क्रेडिटर शुरू में इतने हैं और अंत में इतने हैं, तो क्रेडिटर का सीआर शेष होता है, तो शुरू में तो लिखा जाएगा बाय बीडी। स्टार्टिंग बैलेंस था 15,000 और क्रेडिटर का जो अंतिम शेष है वो लिखा हुआ है 10,000 रुपये। ओके, तो आपका जो डीआर साइड पे जोड़ हुआ वो हुआ 150, 60 और 10। इधर आपका गैप आया 150। तो ये डेफिनेटली आपने क्रेडिट परचेज किया होगा। अगेन ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का हो सकता है। यूँ समझिए लॉजिकली कि हमने इतना सारा पैसा उनको दिया है, 150,000 बिल दिया है, पैसा अभी हम देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, टोटल हमने उनको 170,000 दिया है, जबकि पुराना तो बाकी 15 ही था। का मतलब है 155 कहीं ना कहीं हमने इस साल परचेज किया है उधार पे। तो 155 का आ गया आपका क्रेडिट परचेज, 80 का है आपका कैश परचेज, आपका टोटल परचेज हो जाएगा 235। तो 235,000 ए का आंसर होगा 12th। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एज ऑन 1st April 2021 is 80,000. Furniture purchased during the year was 40,000. During the year, some furniture was sold at 15,000 and a loss of 5,000 occurred. The value of furniture on 31st March was 70,000. Depreciation charged for the year 21-22. तो इसमें हमसे डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास के बारे में पूछा है। मैं आपको बिल्कुल एक कॉमन सेंस से क्वेश्चन बताता हूँ। हमारे पास फर्नीचर शुरू में 80,000 का था, शुरू में 80 का। फिर ये कह रहे हैं कि हमने 40 का फर्नीचर परचेज़ किया, बात है, तो फर्नीचर का अकाउंट बैलेंस आपका 1,20,000 पहुंच गया होगा। फिर कह रहे हैं कि हमने कुछ पार्ट बेचा है, 15,000 में बेचा है, 5,000 का घाटा हुआ है। इसका मतलब आपने इसमें से 20,000 का फर्नीचर बेच दिया, क्योंकि 15 का बेचा है और 5 आपको घाटा भी हुआ है। तो अगर फर्नीचर को हटा दें तो आपके पास 1,00,000 का फर्नीचर बचना चाहिए। 1,00,000 का फर्नीचर बचना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास फर्नीचर 70,000 का ही पड़ा है। तो कहाँ गया? आप कहेंगे सर बेचा होगा, पर बेचने का इन्फॉर्मेशन तो पहले ही आ गया। तो ये जो बाकी का अंतर है, डेप्रिसिएशन विल बी द रीज़न। तो इस क्वेश्चन में 30,000 डेप्रिसिएशन आंसर हो। पर अगर अपन एक अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपने को फर्नीचर का खाता बनाना आना चाहिए। फर्नीचर का जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है टू बैलेंस बीडी, वो था आपका 80,000 रुपये। ये मैं आपको दोनों अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जब हमने परचेज़ किया होगा तो एंट्री बनेगी फर्नीचर डीआर टू कैश। जो एंट्री मैंने बोली कि मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया फर्नीचर टू कैश, ये हमने 40,000 का परचेज़ किया। और जब हमने सेल किया होगा तो उसकी एंट्री होगी कैश टू फर्नीचर, और जो लॉस हुआ होगा उसकी एंट्री होगी P&L टू फर्नीचर। कैश टू फर्नीचर को पोस्ट करेंगे बाय कैश और लॉस को पोस्ट करेंगे बाय P&L। तो आपने 15,000 पे तो सेल किया है और 5,000 का आपको लॉस हुआ है। और अब आप देखो, जब क्वेश्चन ख़त्म होने को है, आपके पास यहाँ जो बैलेंस बचा है एज पर द क्वेश्चन वो 70,000 है, वो 70,000 है, ठीक। तो यहाँ पे जो CR साइड में मिसिंग फिगर है, जितना भी CR साइड में शॉर्टेज है, वो डेप्रिसिएशन अज्यूम किया जाएगा और इसका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर इज अ रेवेन्यू और एन असेट, अ रेवेन्यू और अ लायबिलिटी, एन एक्सपेंस और एन असेट, एन एक्सपेंस और अ लायबिलिटी। तो अगर आपने, अब इसने ये नहीं बोला कि कौन सा लेजर बनाया, इसने बोला आपने कोई सा भी खाता बनाया, अगर उसमें क्या बैलेंस आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि CR की तरफ तो है लाइक 17,000 और DR की तरफ है मान लीजिए 12,000
तो कौन जीत गया? क्रेडिट जीत गया। क्रेडिट जीत गया कितने से? 5,000 से। तो ये कह रहा है कि ये क्या हो सकता है? तो सर क्रेडिट बैलेंस या तो इनकम का होता है यानी रेवेन्यू का होता है, और या फिर लायबिलिटी का होता है। असेट का हमेशा डीआर बैलेंस होता है, एक्सपेंस का हमेशा डीआर बैलेंस होता है, इसीलिए इसका आंसर बी रहेगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया था, वहाँ इसने पूछा था कि अगर कोई पर्सनल अकाउंट है, अगर कोई पर्सनल अकाउंट है और उस पर्सनल अकाउंट में अगर सीआर बैलेंस आता है तो वो लायबिलिटी को बताता है, वो बताता है अमाउंट पेबल, जो अपने को पैसा देना है उसे। लेकिन तब क्या था? अगर कोई पर्सनल अकाउंट है, तो इसने यहाँ पर्सनल अकाउंट नहीं बोला, इसने बोला लेजर के अंदर। लेजर के अंदर अगर कोई खाता क्रेडिट दिखा रहा है तो उसका क्या मीनिंग होगा? या तो वो डेफिनेटली आपकी रेवेन्यू होगी या वो आपकी लायबिलिटी होगी। इसका आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से क्या स्टेटमेंट सही है? बैंक अकाउंट मे हैव अ क्रेडिट बैलेंस, सही है। लेजर इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स, गलत है। परचेज बुक रिकॉर्ड्स ऑल द परचेजेस वेदर कैश और क्रेडिट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि परचेज बुक केवल क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करता है, वो भी क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स। और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। तो ए और बी आपस में वैसे भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। कह रहा है कि कैश बुक में जो बैंक कॉलम होगा उसमें हमेशा डीआर बैलेंस ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो बैंक बैलेंस है या जो बैंक अकाउंट है उसका सीआर बैलेंस भी हो सकता है। डीआर बैलेंस जनरली होता है पर सीआर हो सकता है। और ये सेकंड पर जो पार्ट लिखा है, तो पहला स्टेटमेंट सही था। और ये जो लिखा है कि लेजर इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स, नहीं, जनरल जो होती है ना सर, जनरल को जब अपन डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब सब्सिडरी बुक्स बनती है। और लेजर तो इन दोनों के बाद की चीज़ है, लेजर को इनका पार्ट नहीं होता है, लेजर इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है। तो ये जो लिखा है गलत था। ठीक है, आप सही स्टेटमेंट पूछा था, ए विल करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री व्हेन गुड्स परचेज्ड आर रिटर्न? फिर आपने माल खरीदा था और वो वापस कर दोगे तो इसे अपन बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होता है सीआर, और जिस आदमी से अपन ने खरीदा था उसे तरह की एंट्री होती है। ऑप्शन है क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, बिल्कुल सही है। परचेज रिटर्न डीआर होगा, बिल्कुल गलत है। डेटर इस एंट्री में होता ही नहीं है, सेल रिटर्न भी नहीं होता। और डेटर टू परचेज रिटर्न, वेल ए और डी में लड़ाई है, तो आपको पता होगा कि जिनसे हम सामान खरीद के लाते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। जनरली सामान उधार पे लाते हैं, तो जिनसे हम लाते हैं वो क्रेडिटर होते हैं और बाद में हम उन्हीं को रिटर्न करते हैं। तो एंट्री क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न होगा। क्रेडिटर को हिंदी में लेनदार बोलेंगे, परचेज रिटर्न को आप जानते हैं। क्वेश्चन 16, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स दे विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, लेजर। बिल्कुल सही सर, सी लेजर में ट्रांसफर होते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो भी व्यापार में ट्रांजेक्शन होते हैं, सौदे होते हैं और जो इवेंट होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? या तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और हमारा बड़ा बिजनेस है तो हम उनको सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं वो? डेफिनेटली उसके बाद उनकी पोस्टिंग होती है और उसके लिए वो लेजर में यानी खाता बही में जाते हैं, खाते खोले जाते हैं। क्वेश्चन 17, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। आपको डेटर का अंतिम शेष बताना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 33,000, टोटल सेल 1,03,000, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 70,000, सेल रिटर्न, डिस्काउंट ऑन परचेज, कैश सेल, बैड डेट्स। वेल, आपको उनकी डेटर्स का शेष बनाना है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप डेटर्स खाता बनाएंगे। वैसे ये डेटर खाता बनाए बगैर भी मैं शेष बता सकता हूँ और वो बताऊंगा अभी, पर नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ये है। तो आप देखिए आपके डेटर्स शुरू में कितने थे, तो आपके डेटर्स शुरू में थे 33,000। ओके, फिर आपने जो टोटल सेल किया, आपकी जो टोटल सेल है वो है 1,03,000 रुपया। अब इसमें से आपकी 43,000 की तो सेल जो है वो कैश पे है, ठीक है, और बाकी जो आपकी 60,000 की सेल हुई वो उधार हुई, ठीक है। तो उधार सेल की एंट्री होती है डेटर टू सेल। तो आप उधार पे माल बेचोगे, उसकी एंट्री होगी डेटर टू। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है? कैश कलेक्शन।
कैश DR टू डेटर, जब आपको कैश कलेक्शन होगा, कैश आएगा, एंट्री बनेगी कैश टू डेटर, ये एंट्री 70,000 से हो। और जब सेल रिटर्न होगा तो सेल रिटर्न DR टू डेटर, मतलब आप हर ट्रांजेक्शन की एंट्री सोचते जाओ, उसे पोस्ट करते जाओ, आपका खाता बनता चला जाएगा। डिस्काउंट ऑन परचेज का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि ये जो परचेज पे डिस्काउंट मिलता है वो क्रेडिटर से मिलता है, ये डेटर अकाउंट की बात चल रही है। और कैश सेल मैं पहले ही कंसीडर कर चुका, और बैड डेट्स है 1000 का, 1000 की एंट्री होगी बैड डेट्स DR टू डेटर, तो ये भी आपका क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगा, और ये आपका 1000 का बैड डेट्स हो गया। अब आपका जो DR है वो तो है 93,000 का, और 93 में से आपके इधर 73 जमा हो गए हैं, आउट ऑफ 93 73 जमा हो गए हैं, बाकी यहाँ पे 20,000 का बैलेंस आएगा, तो हमारा डेटर बैलेंस 20,000 आएगा, B इसका आंसर होगा। बाय द वे आपको ये कम अच्छा लगा हो तरीका, तो एक अपन जरूर कॉमन सेंस से सोचो, 33,000 हमारा किसी पे बाकी है, ये हमारा पुराना बैलेंस है, 33,000 इन द बिगिनिंग, फिर हमने उसको 60,000 का सेल किया और हमने उसको उधार सेल किया, तो हमारा जो टोटल उसके ऊपर ड्यू निकलता है वो निकलता है 93 में उस पट्टे ने हमारे को 70,000 जमा करा दिया, 93 में से उसका 70 जमा हो गए, तो हमारे बाकी बच गए 23 में से 2,000 का माल उसने रिटर्न कर दिया, तो बाकी हमारे बच गए 21, और 1,000 रुपये वो नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि डेटर से अल्टीमेटली अब हमें 20,000 मिलने वाले हैं। तो फाइनली डेटर से, जैसे 21 में से मैंने बताया 1,000 नहीं मिलेंगे, तो 20,000 आपको मिलने वाले हैं। क्या पूरा बोर्ड ही भर दिया, 20,000 इज आंसर। 18वां क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर बुक आर बैलेंस्ड बट नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, not balanced and also the balance is not transferred to the profit and loss, balanced and the balance is transferred to the balance sheet, not balanced and their balance is transferred to the profit and loss। अजीब सा क्वेश्चन है, एकदम समझ नहीं आता। देखिए बात किसकी चल रही है, लेजर की, और लेजर में किसकी बात चल रही है, नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट के मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सैलरी है और रेंट है, ये क्या है, ये आपके नॉमिनल अकाउंट है। अब इनके साथ अपन क्या करते हैं एंड में, तो एंड में होता यह है कि हम इनका बैलेंसिंग नहीं करते, इनका बैलेंस नहीं निकालते, बल्कि इनको P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या वर्ड बना, नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड एंड ट्रांसफर टू P&L, तो संतुलित नहीं किए जाते और उनको लाभ हानि खाते या ट्रेडिंग में भेज दिया जाता है। तो इसका आंसर D रहेगा। थोड़ा और बताता हूँ। सपोज कीजिए आपका मशीन अकाउंट है, मशीन अकाउंट का आप क्या करते हैं, मशीन अकाउंट का आप एंड में बैलेंस निकालते हैं, न सिर्फ बैलेंस निकालते हैं बल्कि उसे बैलेंस शीट में डालते हैं। तो अगर ये किसी रियल अकाउंट के बारे में पूछता कि आप उसका क्या करते हैं, या किसी पर्सनल अकाउंट के बारे में पूछता, तो आप उसका क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट का भी अपन बैलेंस निकालते हैं और फिर उसे बैलेंस शीट में भेजते हैं। फाइनल आंसर, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है और बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है, और नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं निकाला जाता और उनको P&L में ट्रांसफर किया जाता है। अभी इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में D इसका सही आंसर होगा। ठीक सर, नेक्स्ट देखते हैं। जनरल एंड लेजर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओनली, एनालिटिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल एंड एनालिटिकल, ये बिल्कुल इसका C सही आंसर है। देखिए जो जनरल होता है, जनरल जो होता है वो क्रोनोलॉजी को फॉलो करती है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, तो जनरल फॉलोज क्रोनोलॉजी। और जो लेजर होता है उसमें हम अपने अकाउंट को सिस्टमैटिक एनालिसिस करके उसे पोस्ट करते हैं, तो जो लेजर होता है वो एनालिटिकल मैनर में तैयार होता है। तो ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन एक दो जगह पहले भी आ रखे हैं। जनरल समय के हिसाब से चलती है और लेजर जो होता है उसमें खाते का विश्लेषण किया जाता है, कोई समीक्षा की जाती है एनालिसिस की। लास्ट क्वेश्चन कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर अ लेजर अकाउंट हैज CR बैलेंस, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर इज रिटर्न एज। कहता है कि वर्ष के अंत में एक खाते का CR बैलेंस है, तो बताओ इस CR बैलेंस को आप कैसे दिखाओगे। तो मैं आपको एक पोजीशन बताता हूँ। सपोज कीजिए ये है आपका राहुल अकाउंट, और इसमें इस तरफ तो है 80,000 रुपये और इस तरफ है 50,000 रुपये। क्रेडिट जब ज़्यादा होता है तो उसे क्रेडिट बैलेंस की सिचुएशन कहते हैं। तब आप क्या करते हैं, तब आप ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस CD।
तो क्रेडिट बैलेंस को अंत में ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, टू बैलेंस CD ऑन द डेबिट साइड। अगेन क्या होता है, कोई बच्चा अगर पढ़ के नहीं आता है तो उसे लगेगा क्रेडिट बैलेंस है तो वो तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। नहीं, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड का ज़्यादा होना, और ऐसे में फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है टू बैलेंस CD अंत में। ओके, और यही टू बैलेंस CD अगले सीजन में जाके बाय बैलेंस BD बनता है। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाता है और क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ लिखा जाता है। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तगड़ी तैयारी कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे MCQ वीडियोज़ अभी और आने वाले हैं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।